जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें हम पाठ 8 का कुछ भाग पढ़े थे पिछली कक्षा में, लेकिन कुछ भाग बाकी था, उससे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो पाठ 8 में है किशोरावस्था की ओर, टुवर्ड्स एडोलेसेंस। ठीक है, तो एडोलेसेंस क्या है, किशोरावस्था क्या है, और उस समय लड़के और लड़कियों में किस तरह का अंतर दिखाई देता है, किस तरह के बदलाव दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ा था। और हमने ये भी जाना था कि जो 0 से जो 5 वर्ष तक का उम्र है उसको कहते हैं शैशवावस्था। उसके बाद 6 से 10 वर्ष का जो उम्र है उसको कहते हैं बाल्यावस्था, और 11 से 19 का जो उम्र है उसको किशोरावस्था कहते हैं, और 19 से 60 तक के का जो उम्र है वो है युवावस्था, और 60 से ऊपर का है प्रौढ़ावस्था। तो इस चीज़ को हमने विस्तार से पढ़ा था पिछली कक्षा में। और जब किशोरावस्था होता है तो उस समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, शरीर की लंबाई में परिवर्तन, साथ ही शरीर के आकार में किस तरह का परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, जनन अंगों में परिपक्वता आती है, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता भी आती है, और गौण लैंगिक लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो ये सारी चीज हमने पढ़े थे। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे हार्मोन क्या है। तो हमने जाना था कि किशोरावस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसका मुख्य कारण है हार्मोन में परिवर्तन, और हार्मोनों के निकलने के कारण जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वहां से जो हार्मोनों का सिक्रीशन होता है, उसी के कारण जो किशोरावस्था है वो होती है, उसमें बहुत तरह के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये क्या है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं हमारी उससे स्रावित होता है, निकलता है। स्रावित होता है मतलब वहां से निकलता है। तो जो शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, वहां कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, और उन रासायनिक पदार्थों को हम कहते हैं हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में, हमारे मूड में जो परिवर्तन होता है, ये सारे के लिए जिम्मेदार यही हार्मोन होते हैं। तो जब यौवनारंभ होता है, जब किशोरावस्था का आरंभ होता है, तो वैसे समय में जो लड़कों में जो मेन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, मतलब मेल हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये हार्मोन ये क्या है, एक मेल हार्मोन है। मेल मतलब क्या है, लड़कों का जो के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उससे सिक्रीशन होने वाला हार्मोन है, स्रावित होने वाला हार्मोन है, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो स्रावित होता है ये इस जो यौवनारंभ होता है इस समय प्रारंभ हो जाता है। और ये हार्मोन लड़कों में जो लैंगिक लक्षण या उसमें जो बदलाव होते हैं उसके कारण ही यही हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनमें जब किशोरावस्था का शुरुआत होता है, तो ऐसे समय में क्या होता है, अंडाशय से स्त्री हार्मोन, तो ये क्या है, लड़कियों के शरीर से ये हार्मोन स्रावित होता है जो उनके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो ये जैसे मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और उसी तरह से फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो इसका स्रावित होना शुरू हो जाता है किस समय, किशोरावस्था में। और इसी के कारण क्या होता है, जो स्तनों का विकास होता है इसी हार्मोन के कारण होता है। तो ये हार्मोन के बारे में पता लगाने वाले सबसे पहले ये 2 वैज्ञानिक थे, अर्नस्ट स्टार्लिंग और विलियम बेलिस। तो ये जो 2 साइंटिस्ट थे इन्होंने ही सर्वप्रथम हार्मोन का पता लगाया। तो ये हार्मोन को सिक्रेटिन भी कहा जाता है। तो ये जो हार्मोन का इन्होंने पता लगाया, इसके लिए उनको काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, काफ़ी लोगों पर इसका
ये किया, रिसर्च किया, प्रैक्टिस किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो इसके बाद उन्होंने 1902 में हार्मोन के बारे में पता लगाया और इसकी जो अवधारणा थी उसको उन्होंने 1905 में स्पष्ट किया। तो कोई भी चीज के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे तथ्य निकल के आते हैं जिसमें क्या है, एक संदेह की स्थिति बनी रहती है। तो उन सारी चीजों को उन्होंने धीरे धीरे क्लियर किया। तो इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य जो हार्मोन द्वारा किया जाता है उसे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो हमारे मस्तिष्क के, जो हमारा सर है, मस्तिष्क है, उसके पिछले भाग में होता है। तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या है? एक मास्टर ग्लैंड है जिसमें जो दूसरे सारे हार्मोन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये जो जनन अंग है उसके प्रक्रम में हार्मोनों की क्या भूमिका है उसके बारे में हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। तो जनन में हार्मोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जो जनन से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं, जैसे पुरुषों में है टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में है एस्ट्रोजन। तो ये जो दो हार्मोन है ये जनन के लिए बहुत उपयोगी हैं। मतलब प्रजनन क्रिया के लिए ये दो हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी हैं और यही जिम्मेदार भी हैं उसके लिए। तो पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से अनेक तरह के हार्मोन क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। और जिनमें से एक हार्मोन है वृषभ में शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु। तो जो वृषभ में शुक्राणु है वे यह लड़कों में होता है और अंडाशय में अंडाणु लड़कियों में होता है। तो ये परिपक्व होने को नियंत्रित कौन करता है? यही पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन होता है वह जननांगों को पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। मतलब उसको उत्तेजित करता है ताकि ये हार्मोन सिक्रीशन हो। ठीक है। तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम या फिर हम जो स्ट्रेस लेते हैं इससे बहुत ज्यादा संबंध है इस हार्मोनों के सिक्रीशन की जो मात्रा है उसको कम ज्यादा करने में। तो इन हार्मोनों को क्या होता है? रुधिर प्रवाह, मतलब रक्त का जो प्रवाह होता है उसी में स्रावित हो जाता है। रक्त के साथ ये हार्मोन मिल जाते हैं और जिससे ये क्या करते हैं, जिस शरीर का लक्ष्य है, जिस शरीर के जिस पार्ट को ये हार्मोन चाहिए वहां वो पहुंच जाता है। और जब ये किशोरावस्था के समय हमारे शरीर में परिवर्तनों को क्या कौन करता है? उद्दीपित। और यही जो हार्मोन होते हैं वही कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। जो मानव में जनन काल की अवधि होता है, जनन काल मतलब नए जीवों को जन्म देने का जो काल होता है ये अलग अलग होता है। जैसे जब किशोरावस्था शुरू होता है तब लड़कियों में 10 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में लड़कियों में एक विशेष तरह का परिवर्तन होने लगता है और उनका जो जनन काल है वो प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ होता है? 10 से 12 वर्ष की आयु में। और ये कब तक चलता है? सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये जो जनन काल है वो चलता है। तो जनन काल क्या है? जिस अवधि में कोई नए जीव को जन्म दे सके। ठीक है। तो जब किशोरावस्था पर अंडाशयों में अंडाणु जो होता है, जो लड़कियों में होता है, अंडाणु क्या होता है? परिपक्व होता है, तैयार होता है तथा लगभग 28 से 30 दिन में के अंतराल में ये जो अंडा होता है अंडाशय का वो निर्मोचित होता है। और इस अवधि में क्या होता है? जो गर्भाशय होता है जहां पर नया जीव आकर स्थापित होता है उसे कहते हैं गर्भाशय। जहां जिसमें क्या होते हैं? बच्चे जिस गर्भाशय में बड़े होते हैं माँ के गर्भ के अंदर, तो उसकी जो दीवार होती है, ये जो अंडाणु परिपक्व होने का समय होता है, अंडाशय से जो अंडा निर्मोचित होता है उस समय, उस अवधि में क्या होता है? जो गर्भाशय का दीवार होता है वो मोटा होते जाता है, जिससे वह अंडाणुओं के निषेचन के पश्चात जब अंडा जो निषेचित हो जाएगा वो गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है। तो इसके लिए वो जो गर्भाशय को हमारा जो शरीर होता है तैयार कर देता है। इससे क्या होता है? जो गर्भाशय का लाइन है वो
मोटा हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ऋतुस्राव या महामारी। तो इसमें क्या होता है, जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता। निषेचन मतलब जब अंडाणु भ्रूण में नहीं बदल सकता, किसी जीव में नहीं बदलता, तब उस समय क्या होता है, जो गर्भाशय का मोटा एक परत तैयार होता है जहां पर जीव आकर चिपकता। लेकिन जब निषेचन का क्रिया नहीं होता है, नया जीव तैयार होने का क्रिया नहीं होता है, तो वैसे समय में क्या होता है, जो उसका अंदरूनी परत है जिसमें रक्त वाहिकाओं का जो परत है वो टूट जाता है और वो योनि में से बाहर निकल जाता है। और ये जो प्रक्रिया होता है इसे ऋतुस्राव या फिर महामारी या फिर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, तो इससे सभी परिचित हैं। अब क्या है, ऋतुस्राव जो होता है ये 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, मतलब हर महीने एक बार होता है। इसलिए ये जो चक्र होता है इसको मासिक चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक सिस्टम है और ये सब में होता है समान रूप से। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये हमारे शरीर का एक जरूरी पार्ट है और ये जो प्रक्रिया है बहुत आवश्यक है। अब है रजोदर्शन। तो जो पहला ऋतुस्राव होता है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जब हमारा किशोरावस्था प्रारंभ होता है, और इसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन या फिर मेनारेज कहते हैं। ठीक है, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में आकर ऋतुस्राव जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये जो रजोनिवृत्ति होता है ये कब होता है, 45 से 50 की आयु में। और ऋतुस्राव का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जब रुक जाता है तब उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। इसे मेनोपॉज भी कहा जाता है। तो ये कब होता है, लगभग महिलाओं में 45 से 50 की उम्र में होता है। तो ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ होने की जो अनियमितता हो सकता है तथा इसे नियमित होने के कुछ समय लग सकते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, सबसे पहला जब रजोदर्शन होता है जिस पार्ट को कहते हैं, तो ये क्या है, प्रारंभ में अनियमित हो सकता है, मतलब इसका जो साइकिल है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समय लगेगा इसको रेगुलर होने में। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है और संकोच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक, जैसे बाकी सारी क्रियाएं हैं, हमारा श्वसन का क्रिया, हमारे पाचन का क्रिया है, तो इस तरह का ये भी एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये भी शरीर का एक आवश्यक क्रिया है। तो ये हो गया रजोनिवृत्ति। अब क्या है, ये मेनोपॉज हो गया। अब ये क्या होता है, नियमित होने में थोड़ा समय लगता है और ये किस कारण से होता है, ये हार्मोन के कारण से होता है, इसलिए इसका नियंत्रण हार्मोन के द्वारा ही होता है। और इस चक्र में अंडाणुओं का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन होना, जो अंडाशय से अंडाणु बनते हैं वो तैयार होते हैं, फिर वो निर्मोचित होते हैं, अपने जो ये होते हैं वहां से निकलते हैं, अंडाशय से निकलते हैं, बाहर निकलने का काम होता है। फिर गर्भाशय की जो दीवार होती है वो मोटा होता है, फिर निषेचन ना होने की स्थिति में क्या होता है, वो टूट जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ये प्रक्रिया हर महीने कंटिन्यू होते रहता है। और यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है और यदि अंडाणु का जो है वो तैयार हो जाने के बाद, उसका निर्मोचन होने के बाद उसका यदि निषेचन हो जाता है और वो तो क्या होता है, वह विभाजन करता है और गर्भाशय में वो विकसित होने लगता है और गर्भाशय का जो मोटा दीवार है वहां आकर वो चिपक जाता है और वहां उसका विभाजन होता है और वो अपना आकार कर लेता है और भ्रूण तैयार हो जाता है। तो उस समय क्या होगा, वो जो ऋतुस्राव है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो रुक जाएगा।
अब है लड़कियों को ऋतुस्राव के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस समय लड़कियों को साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर को और अधिक पहले दूसरे समय से उस समय और ज्यादा साफ सफाई रखना चाहिए। तो उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ऋतुस्राव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले जो पैड होते हैं या फिर कपड़े होते हैं उसको समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदल लेना चाहिए। और जो पेड़ होते हैं उसको अच्छी तरह से निपटान भी करना चाहिए। तो उसको उपयोग के बाद उसका सही से निपटान करना चाहिए। यदि इसको सही से निपटान नहीं किया जाए तो वातावरण को में और नुकसान कर सकते हैं या फिर संक्रमण का खतरा हो सकता है आसपास में। भारत में जो यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 का कि झारखंड में जो किशोरियां हैं जो किशोरावस्था में प्रवेश कर गई हैं तो वे अपना सैनिटरी पैड का लगभग 28% ही जो लड़कियां हैं वो सैनिटरी पैड यूज करती हैं। और उनमें से 62% जो लड़कियां हैं वे जैसे जमीन में गाड़ देते हैं यूज करने के बाद, जबकि 26% इसे खेतों तालाबों में खुले जगहों में ही फेंक देते हैं। तो इसका क्या कारण है? जागरूकता के अभाव के कारण। क्योंकि यदि हम इसको बाहर ऐसे खुले में फेंक देंगे तो क्या होगा, बीमारियां फैलने का भय रहेगा और वातावरण भी प्रदूषित हो सकता है। इसलिए इसका सही निपटान करना बहुत आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, विद्यालयों में सैनिटरी जो पैड हैं वो निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और साथ ही उपयोग किए गए जो सैनिटरी पैड हैं उसके उचित निपटान के लिए भस्मीकरण यंत्र या फिर भस्मीकरण जो यंत्र है उसका उपयोग किया जा रहा है। इंसिनेरेटर का भी व्यवस्था किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 2 बच्चियां हैं, वो क्या कर रही हैं, जो यूज सैनिटरी पैड है उसको निपटान करने के लिए इंसिनेरेटर प्रयोग कर रही हैं। तो क्या उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो पैड जमा होते हैं उसको भस्म कर दिया जाता है, मतलब जला दिया जाता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है जिससे चारों ओर ये गंदगी ना फैले या फिर बीमारियां या इससे संक्रमण का डर ना रहे। तो इसके लिए इसको भस्म करना आवश्यक है। साधारणतः इंसिनेटर में क्या होता है, जो प्रक्रिया होता है इंसिनेटर करने का, तो उसमें बालिकाओं के जो शौचालय है उसमें ये लगा रहता है। इंसिनेरेटर जो है ये एक तरह का प्रक्रिया है। इसमें शौचालय की जो दीवार होता है उसमें एक खाली जगह बना दिया जाता है, खुला स्थान बना दिया जाता है। और दीवार के ऑपोजिट साइड में जो खुला जगह है वहां पे तार का जाली लगा दिया जाता है। और सैनिटरी पैड को उस जगह जो शौचालय के अंदर के दीवार से जो खुला जगह है वहां से सैनिटरी पैड को दीवार की दूसरी ओर जहां जाली है वहां फेंक डाल दिया जाता है। और जब वो जमा हो जाता है तो कुछ दिनों के अंतराल में उसको भस्म करने की या फिर इंसिनेरेटर करने की व्यवस्था रहती है। ठीक है, ये समझ गए। और कुछ भ्रांतियां भी है जैसे हमारे समाज में कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियां रसोई में नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, या फिर पौधों को पानी नहीं दे सकती, या अचार वगैरह जो खराब होने वाली चीज हैं वैसे चीजों को प्रिजर्व करने वाली चीज है वैसे चीजों को नहीं छू सकती जिससे खराब हो सकता है चीज। तो ये बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो समाज में फैली हुई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी जितने सारे प्रक्रियाएं हैं, सांस लेना, पाचन का जो प्रक्रिया है, तो इसी तरह का ये जो ऋतुस्राव है वो भी एक शारीरिक प्रक्रियाएं हैं और जो हार्मोन के कारण घटित होते हैं। तो इसलिए ये जो समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी शरीर का भाग है। तो इस समय ऐसा नहीं है कि कुछ अशुद्ध हो जाते हैं, ये भी क्या है,
बाकी जितनी प्रक्रियाएं होती हैं शरीर में तो वो भी उसी तरह का होता है। जैसे लड़कों में कुछ अलग प्रक्रियाएं होती हार्मोन के कारण, उसी तरह से लड़कियों में ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। संतति का लिंग निर्धारण, लड़की अथवा लड़का। तो जो संतति होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसके जो लिंग है कि वो लड़की है या लड़का, इसका निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो जब निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग का निर्धारण का संदेश होता है। तो जो गुणसूत्र होते हैं तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 और 23, ठीक है। तो इसमें से जो 22 होते हैं, 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वे कायिक होते हैं, ठीक है। तो वे एक समान होते हैं, और एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो ही लिंग का निर्धारण करते हैं। तथा ये एक जोड़े गुणसूत्र या तो XX हो सकते हैं या फिर XY। तो क्या है कि प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, गुणसूत्र उपस्थित होता है, और इसी के कारण बच्चे का लिंग भी निर्धारित होता है और बच्चे में गुण भी निर्धारित होते हैं। तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, 23 और 23 के संख्या में। तो इसी से बच्चे का निर्माण होता है। 23 में से 22 जो होते हैं वो कायिक होते हैं, ठीक है, 22 जोड़ एक, और जो एक होते हैं इसी से क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है कि वो लड़की है या लड़का। तो ये जो एक होता है, एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, ये 22 जोड़े होते हैं, और उसके बाद एक जोड़ा होता है, तो वो क्या होता है, ये एक जोड़ा XX हो सकता है या फिर XY हो सकता है। तो ये XX और XY क्या है, अब देखिए ये है पिता। तो पिता में क्या होते हैं, X और Y क्रोमोसोम होते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं इसको क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो ये पिता में होते हैं XY क्रोमोसोम और माता में होते हैं XX क्रोमोसोम। तो ये फिक्स होता है कि पिता में XY ही होंगे और माता में XX ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र होंगे। तो इसके बाद किस तरह से लिंग निर्धारण होता है, यदि पिता से X क्रोमोसोम मिलता है, यदि पिता से आपको X क्रोमोसोम मिलता है और माता से X क्रोमोसोम, मतलब X और यहाँ से X आया तो क्या हो गया, XX। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ पुत्री का जन्म होता है। अब जब X और Y क्रोमोसोम मिलते हैं, पिता से Y और माता से X क्रोमोसोम मिलते हैं, मतलब क्या हो गए, XY हो गए। तो इससे पुत्र का जन्म होता है। फिर जब ये X और यहाँ से X लिए, फिर यहाँ से देखिए यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पिता से X और माता से X तो पुत्री, फिर पिता से X और माता से X तो पुत्री, और पिता से Y और माता से X तो पुत्र, और माता से X और पिता से Y तो पुत्र। तो इस तरह से लिंग निर्धारित होते हैं। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण इसी प्रकार होता है। तो स्त्रियों के अंडाणु समान गुणसूत्र होते हैं, मतलब X ही होते हैं, और पुरुषों में जो शुक्राणुओं का लिंग गुणसूत्र होता है वो या तो X हो सकता है या फिर Y हो सकता है। तो जनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु का जो संलयन होता है, निषेचन होता है, मिलना होता है, तो इसके फलस्वरूप एक जोड़ी गुणसूत्र बनता है। मतलब XY जो पिता और माता का जो गुणसूत्र है वो एक जोड़ा, ये एक जोड़ा हुआ, ये एक जोड़ा हुआ, दोनों जोड़ा मिलने के बाद जो जोड़ा मिलता है, यदि X मिला तो पुत्री ने जन्म लिया, और यदि पिता से Y मिला और माता से, तो हर कीमत पर क्या है, माता से सिर्फ X क्रोमोसोम ही आता है। इसका मतलब पुत्र हो या पुत्री हो, इसका निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। इसमें माता के गुणसूत्रों का किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। तो यह जो धारणा है कि बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, ये पूर्णतः निराधार है।
और बच्चा लड़की हो या लड़का, इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार कौन होते हैं? पिता होते हैं। तो इस तरह से समझ गए आप गुणसूत्र के बारे में। अब देखते हैं लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। तो ये लिंग हार्मोन हो गए, जो ये सब में पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन हैं जिसके कारण लैंगिक क्रिया होती है। तो उसके बारे में हमने जाना, महिलाओं के और पुरुषों के। अब देखते हैं कुछ और भी हार्मोन इस पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि, वृषभ तथा आमाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर की कुछ और भी ग्रंथियां हैं जिससे जैसे हमारे शरीर में थायराइड है, थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय है, एड्रिनल है, अधिवृक्क है। तो ये क्या है? कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनकी अलग अलग कार्य हैं और ये भी अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो ये देखिए, ये है पीयूष ग्रंथि, छोटा सा ग्रंथि है लेकिन पूरे शरीर के हार्मोन को यही कंट्रोल कर लेता है। अब देखिए गले में होता है थायराइड ग्रंथि। उसके बाद देखिए ये है एड्रिनल ग्रंथि, ये जो ब्राउन कलर से दिख रहा है ये है एड्रिनल ग्रंथि, और ये है अग्नाशय, ठीक है। और ये हो गया अंडाशय, स्त्रियों में अंडाशय होता है, ठीक है। ये हो गया मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो किस ग्रंथि का कौन कौन सा काम है आप देखते हैं। तो यहाँ कुछ बातें हो रही है, पहले उसको देख लेते हैं। तो आइए सुने रमेश और मैम क्या बातें कर रहे हैं। रमेश कहते हैं, मैम मेरे चाचा जी का गला बहुत फूला एवं उभरा हुआ है, क्या यह कोई रोग है? तो रमेश कहता है उनके जो चाचा जी हैं उनका जो गला है थोड़ा फूला हुआ है। तो वो मैम से जानना चाहता है कि ये किसी तरह का रोग है क्या। तो मैम बताती है हाँ, तुम्हारे चाचा जी को ग्वाइटर है। तो ग्वाइटर क्या है? घेंगा है, एक तरह की बीमारी है। और गले में कौन सा ग्रंथि होता है? थायराइड ग्रंथि। इस चित्र में आपने देखा ना, गले में थायराइड ग्रंथि होता है। तो थायराइड ग्रंथि में एक तरह का रोग होता है, वो है ग्वाइटर या घेंगा कहते हैं। तो चाचा जी की थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन सामान्य मात्रा में नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? वो जो ग्रंथि है वो फूल गई है, थायरोक्सिन ग्रंथि। जो थायराइड, जहां से थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलता है, उसका जो सिक्रीशन है वो सामान्य नहीं है, जिसके कारण रमेश के चाचा जी को ग्वाइटर या घेंगा हो गया है। मैम से राधिका भी कुछ पूछ रही है। तो राधिका क्या पूछ रही है? मैम, नाना जी को मैंने यह कहते सुना है कि उन्हें मधुमेह रोग है, यह रोग किस प्रकार होता है? अब जो राधिका है उसके नाना जी को क्या है? मधुमेह। मधुमेह क्या है? डायबिटीज, उसी को डायबिटीज कहते हैं। तो मैम कहती है कि राधिका, यह भी हार्मोन से संबंधित रोग है। जब अग्नाशय ग्रंथि, यहाँ देखिए अग्नाशय है ना, यह है अग्नाशय। जब अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकते हैं। तो अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। तो जब इंसुलिन हार्मोन ये अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है। तो आपको अनुभव होगा कि जब कभी आपके अभिभावक आपको किसी कारणवश डांटते हैं तो आप में क्या है? गुस्से की भावना आती है। जब डांट पड़ती है तो जरूर गुस्सा आता होगा, परंतु थोड़ी देर बाद आपका जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है। और परीक्षा के समय आपको बहुत ज्यादा चिंतित महसूस करते, टेंशन हो जाता है। और जब परीक्षा खत्म हो जाता है तो आपको क्या लगता है? टेंशन भी खत्म हो जाता है। तो ये जो परिस्थितियां होती है वो किसके कारण होती है? ये सारी चीज किससे होती हैं? हार्मोन के कारण होते हैं। और इन सब में भी एक हार्मोन का योगदान रहता है, और वो हार्मोन का क्या नाम है पता है आपको? इसका नाम है एड्रीनेलिन। क्या है? एड्रीनेलिन। क्या है? एड्रीनेलिन। तो ये देखिए एड्रीनल ग्रंथि है ना,
तो यहाँ से यही हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण आपको गुस्सा आता है, टेंशन होता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही होता है। और यह एड्रिनल जो ग्रंथि है उसके द्वारा स्रावित होता है। ये जो दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये एड्रिनेलिन ग्रंथि है, एड्रिनेलिन हार्मोन है और एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। तो एड्रिनेलिन जो होता है वो क्रोध, गुस्सा, चिंता या फिर उत्तेजना, ये सारे अवस्थाओं में तनाव के जो संयोजन का कार्य करता है। ठीक है, तो इसी कारण से हमको गुस्सा आता है, चिंता लगता है और उत्तेजना भी आता है। तो थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त जो आदेश है उसके अनुसार ही हार्मोन का स्राव करते हैं। तो जो इसका भी मास्टरमाइंड कौन है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका जो आदेश होता है उसी के अनुसार बाकी जो ग्रंथि हैं वो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का भी श्रवण करता है, जो व्यक्ति को सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हमारा हाइट बढ़ाने का जो हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, उसको भी सिक्रीशन का कार्य, निकालने का कार्य कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है, जिसके कारण हमारे शरीर की हाइट बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है। अच्छा, तो हम मनुष्यों में तो इस तरह से हार्मोन्स के कारण सारे परिवर्तन होते हैं, तो क्या जंतुओं में भी हार्मोन का स्राव होता है? तो इसके बारे में आप थोड़ा पता लगाने का कोशिश कीजिए और हमको भी जरूर बताइए, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन न हो तो उसे क्या हो सकता है? थायरॉक्सिन की कमी हो सकती है और इसी के कारण ग्वाइटर हो सकता है। जैसे रमेश ने बताया ना उसके चाचा जी को ग्वाइटर है, तो जो ग्वाइटर है वो किसके कारण हो रहा है? घेंगा, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन किससे मिलता है? नमक में आयोडीन मिलता है। इसलिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन युक्त नमक ही हमको खाना चाहिए, तभी हम घेंगा से बच सकते हैं। अब देखते हैं कायांतरण क्या है। तो आपने अपने आसपास इल्ली या कैटरपिलर को देखा होगा, वह परिवर्तन होने के बाद क्या बनती है उस पर आपने जरूर ध्यान दिया होगा। इल्ली क्या है? एक तरह का कीड़ा है, कैटरपिलर। तो आप रेशम कीट या फिर मेढक के जो जीवन चक्र है उसके बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं जब आपने जनन पढ़ा था जंतुओं में। तो कीट एवं मेढक को वयस्क रूप में आने के लिए बहुत सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है, जैसे लार्वा से वयस्क, लार्वा बनता है, फिर एडल्ट बनने की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण या फिर मेटामॉर्फिस कहा जाता है। मतलब लार्वा से वयस्क, उसके बाद जो अलग अलग स्टेजों से होकर गुजरना पड़ता है, तो ये जो सारी प्रक्रिया होती हैं, इस सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। तो कीट एवं मेढक के जीवन चक्र पूर्ण होने में हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान है। तो कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। तो मनुष्यों में जिस तरह से हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, उसी तरह से ये जो कीड़े हैं या फिर जो जीव हैं, तो उसमें भी हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके जो अलग अलग स्टेज होते हैं जीवन के, तो उसमें भी कायांतरण होते हैं, तो उसमें भी हार्मोन का बहुत योगदान है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन कायांतरण का नियंत्रण करते हैं। जो उसमें मेटामॉर्फिस होता है, परिवर्तन होता है उसमें अलग अलग स्टेजों में, तो उसमें थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसका योगदान होता है। किसमें? मेढक में। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो जैसे मनुष्यों में आयोडीन की कमी से घेंगा होती है, मतलब थायरॉक्सिन के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। तो उसी तरह से मेढक भी थायरॉक्सिन के लिए जो जल में घुला आयोडीन होता है वो आवश्यक है।
तो बिना यदि जल में आयोडीन की मात्रा नहीं होगी तो उसमें भी जो उसका कायांतरण का प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगा। तो जिस जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं हो तो क्या होगा? टेडपोल जो मेढक का अलग एक स्टेज है, यदि आयोडीन नहीं होगा तो वो आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो टेडपोल है वो वयस्क मेढक में परिवर्धित नहीं हो पाएंगे। तो टेडपोल छोटा मेढक का आगे का अवस्था है, जब वो वयस्क बनता है उससे आगे का प्रक्रिया है। तो यदि उसको आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो वयस्क बड़ा मेढक नहीं बन पाएगा। तो किशोरावस्था में जननात्मक स्वास्थ्य, तो केवल मनुष्यों में ही शारीरिक रोग नहीं होना ही स्वास्थ्य है, ऐसा नहीं है। तो क्या किसी तरह का रोग नहीं हुआ तो क्या मनुष्य स्वस्थ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता में संतुलन आवश्यक है। मतलब शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, मन का स्वस्थ होना आवश्यक है और सामाजिक रूप से भी मनुष्य को स्वस्थ रहना आवश्यक है। और यही क्या है? स्वास्थ्य है। सिर्फ शरीर स्वस्थ हुआ, मन से आप विकृत हैं, खराब है आपका मन, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप स्वस्थ नहीं हुए, आपका संतुलन नहीं हुआ। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सभी दृष्टि से स्वस्थ होना आवश्यक है, संतुलन होना आवश्यक है। तो किसी व्यक्ति में उपरोक्त संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई का नियमित रूप से पालन करना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा? स्वस्थ रहने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हमको संतुलित आहार करना होगा। तो अब भला संतुलित आहार क्या है? तो संतुलित आहार वैसा आहार है जिसमें सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी चीज क्या है? एक बैलेंस मात्रा में हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी शरीर को चाहिए वे सारे पोषक तत्व बैलेंस हो। तो वो हो गया संतुलित आहार। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता भी आवश्यक है, सफाई भी आवश्यक है। तो सफाई में अपनी स्व सफाई तो आवश्यक है ही, शरीर की सफाई आवश्यक है, साथ ही अपने आप जहाँ रह रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, आपका आसपास साफ होना आवश्यक है। तो ये सारे चीज मिलाकर एक स्वस्थ मनुष्य की परिभाषित किया जा सकता है। और साथ ही पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। किशोरावस्था में जब शारीरिक वृद्धि होती है तो उपरोक्त बातों पर हम अधिक आवश्यक हो जाता है। तो सारा चीज बहुत आवश्यक हो जाता है। संतुलित आहार, व्यक्तिगत सफाई, स्वच्छता, व्यायाम, ये सारे चीज आवश्यक हैं सही शरीर के वृद्धि के लिए। तो किशोरावस्था ऊर्जा की चरम अवस्था होती है। उस समय क्या है, जब टीन एज होते हैं तब क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी रहता है। चाहे वो किसी काम में, जिस काम में वे निकल जाते हैं उसको पूरा करके ही अलग जोश के साथ करते हैं। तो इस समय व्यक्ति अपने आप को संतुलित रखकर कार्य करता जाए तो वह अपनी जिंदगी की हर ऊंचाई को छूने में सफल हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक तूफान वाला समय है जो किशोरावस्था है, टीन एज है। तो इस समय क्या है, हमारे हर बातों में क्या होता है, हमारा बैलेंस ही नहीं होता, हर चीज को हम उग्र हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे हार्मोन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है जिसके कारण हम तुरंत उग्र हो जाते हैं, हर चीज को तुरंत रिएक्ट करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चिंता हो या फिर किसी काम को लेकर हो, हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये सारा क्या होता है? हार्मोन के कारण होता है। इसलिए इस समय क्या है, हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज का तो अति अच्छा नहीं है, हर चीज का बैलेंस में होना चाहिए। इसलिए इस समय को यदि नियंत्रित हम कर पाए, अपने सारी क्षमताओं को एक कंट्रोल में रख पाए, तो हम बहुत जिंदगी में उस ऊंचाई को छू सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। लेकिन हम ये जो एनर्जी है इसका बहुत ज्यादा जो
ये है तेज है, उसको हमको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा और सही दिशा में रखना होगा। और जितने भी बिगड़ते हैं बच्चे इसी उम्र में बिगड़ते हैं, जैसे उनको हर चीज तेज चाहिए, जैसे किसी चीज से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, किसी को नशा करते देखकर उस दिशा में चले जाते हैं, कोई गलत कदम उठा देते हैं। तो सारे ये जो गलत चीजें होती है तो ये क्या होता है, इसी उम्र में होता है। इसलिए अपने को नियंत्रित करना और इसके लिए संतुलित व्यायाम, संतुलित व्यवहार, संतुलित भोजन आवश्यक है और अपने में जो एनर्जी है उसको सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो आशा करती हूँ कि आप इस चीज को समझ गए होंगे और इस चीज को अपने में भी उपयोग करेंगे, क्योंकि अभी आप टीन एज में हैं। जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो टीन एज में ही हैं। तो इस समय जो आप में बहुत ज्यादा एनर्जी है इसको सही दिशा में यूज कीजिए और अपना सही गलत ये समझते हुए अपनी जिंदगी को एक सही दिशा दीजिए। यदि इस समय आप बिगड़ गए तो आपकी पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी और यदि इस समय संभल गए तो आपकी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और आप जो पाना चाहते हैं वो जरूर पा सकेंगे। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए।